गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आपका फोर्थ पेपर है कोर डिसिप्लिन मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, इसका सिलेबस, हालांकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैथमेटिक्स में रिवीजन भी लगभग कंप्लीट हो चुका था। आप सभी विद्यार्थियों से 1 बाय 1 क्वेश्चन वगैरह कराए गए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों की ये डिमांड भी रही थी कि सर पहले चैप्टर का जो हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित है, इसका वीडियो बना के यहाँ पे ग्रुप पे डाले जाएँ। तो इसी क्रम में तो आपका कंप्लीट इसका सिलेबस भी ऑनलाइन माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तीसरी बार रिवीजन करा दूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं रहना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का पहली यूनिट का जो पहला कंटेंट है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में गणित का इतिहास अगर देखा जाए तो उसको 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों को पढ़ने से पहले आप थोड़ा गणित के इतिहास के बारे में पढ़ लें कि आखिर गणित की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है। देखिए, सामान्य रूप में गणित का उदय ऋग्वेद से माना जाता है। भारतीय गणित का उदय ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे श्लोक हम लोगों को दिखाई देते हैं, लिखे हुए हैं, जिनमें गणित से संबंधित बहुत सी थ्योरम्स का, बहुत सारे नियम्स का, बहुत सारे प्रयोगों का अध्ययन है। जैसे एक श्लोक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यथा शिखा मयूराणा नगाण्या मणियों यथा तदद वेदांग शास्त्राणा गणित मूर्धने वर्तते। अर्थात यथा शिखा मयूराणा, अर्थात जैसे मयूरों की शिखाएं सर्वोपरि यानी मस्तिष्क पर होती हैं, नगाण्या मणियों यथा, और नागों की मणियाँ भी सिर पर ही होती हैं। नगाण्या मणियों तदद वेदांग शास्त्राणा, अर्थात बहुत ज़्यादा शास्त्रों को ना पढ़ने की आवश्यकता है, गणित मूर्धने वर्तते। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों में गणित भी सिरोपरि है, अर्थात समस्त शास्त्रों के मस्तिष्क पर गणित है। मीन्स कहने का मतलब ये है, एक बहुत दूसरा श्लोक था, बहु प्रलाप पाक छपे, यानी बहुत ज़्यादा प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मैथमेटिक्स का अध्ययन अगर आप लोग कर लेते हैं तो मीन्स कुछ हद तक बहुत से शास्त्रों का अध्ययन आप स्वयं ही कर लेंगे। तो गणित शिक्षण के इस क्रम को आगे करते हुए ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे श्लोक्स हैं। जैसे आपने इससे पहले गणित में भास्कराचार्य जी के 2-3 क्वेश्चन आया करते थे कि इतने हाथ ऊंचे बांस पर, सिर पर इतने हाथ ऊंचे बांस की चोटी पर मोर बैठा हुआ है। उस की बांस के धरातल में एक सर्प का बिल है, सर्प अपने बिल से निकलता है और मोर उसको झपटने के प्रयास में उसके सापेक्ष दौड़ता है, यानी उड़ता है। तो बताइए दोनों कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। अर्थात जो बांस है वह लंबत खड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसके ऊपर मोर बैठा हुआ है, उसकी जड़ से एक सर्प निकलता है जो उसके लंबत यानी कि धरातल पे चलता है। सर्प ऊपर से उड़ता है, तो बताइए दोनों किस जगह पर है, कितने समय उपरांत, कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो मीन्स त्रिकोणमिति की जो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय है, वो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भास्कराचार्य जी के द्वारा पहले से ही खोजी जा चुकी थी कि लंब पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग के योग
के बराबर कर्ण पर बना वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनके माध्यम से हम गणित शिक्षण का अध्ययन ऋग्वेद में करते चले आए हैं। उसके बाद ऋग्वेद काल के बाद जब गणित का काल शिक्षण के कालों का विभाजन किया गया, उसमें सबसे 5 प्रमुख काल हैं, जिनमें सबसे पहला काल है आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था, यानी कि समय अवधि आदिकाल की 500 ईसा पूर्व तक रही थी। आदिकाल को ही 2 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक का समय अवधि थी इसकी, और उत्तर वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की समय अवधि इसकी रही थी। तो इसमें वैदिक काल में शून्य और दशमलव संख्याओं की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में बौधायन, पाइथागोरस प्रमेय, सुलभ वेदांग ज्योतिष काल, इन चीज़ों की खोज उत्तर वैदिक काल में, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1000 से 500 ईसा पूर्व तक था, हुई थी। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो टाइम ड्यूरेशन था 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक था। पूर्व मध्यकाल का 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का काल मध्यकाल का समय रहा है, यानी 400 ईसा पूर्व के बाद 1200 ईस्वी तक, है ना। तो ईसा पूर्व और ईस्वी, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से पूर्व का काल माना जाता है, और ईस्वी यानी कि जो ईस्वी का काल है वह ईस्वी माना जाता है। जैसे आप 0 से ऊपर की ओर बढ़े, 1 2 3 4 10 11 12, ये ईस्वी की तरफ चले आए, और 0 से माइनस की तरफ को आप चले, -1 -2 -3 -4, तो ये जो है ईसा पूर्व का काल 0 जो है इन दोनों के मध्य की कड़ी है। इसलिए ये जो काल था आपका मध्यकाल 400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का, ये बहुत बड़ा गणित के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक काल रहा है, क्योंकि इस समय बहुत गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए थे। इसलिए इस काल को मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद मध्यकाल के बाद जो समय आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का जो टाइम ड्यूरेशन था 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का था, यानी 1200 ईस्वी से शुरू होकर 1800 ईस्वी तक का जो समय अवधि रही थी वह उत्तर मध्यकाल की रही थी। उत्तर मध्यकाल में बहुत से गणितज्ञ हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, और लेकिन उत्तर मध्यकाल में कोई ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हो पाए थे, क्यों यहाँ पे मुग़लों का शासन शुरू हो चुका था, और मुग़लों के शासनकाल में पर्दा प्रथा जो है वह चरम पर थी, अर्थात विद्यार्थियों को स्वतंत्र रहने की कोई अनुमति नहीं थी, यानी पर्दा प्रथा में ही रहने की अनुमति थी, और शिक्षकों को भी एक तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए इस मुग़ल काल में या उत्तर मध्यकाल में जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुए थे। उसके बाद लास्ट काल आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल 1800 ईस्वी से अब तक वर्तमान समय तक जो चल रहा है वह वर्तमान काल है। इस काल में बहुत अच्छे अच्छे गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया है। इनमें श्रीनिवास रामानुजम का नाम है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का नाम है, ये 2-3-4 गणितज्ञ हैं, नारायण पंडित का नाम है, और इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान भारतीय गणित के क्षेत्र में
वर्तमान युग में श्रीनिवास रामानुजम का आता है। इन्होंने अल्प अवधि में ही, अल्प समय में ही गणित के क्षेत्र को वह उपलब्धि प्रदान कर दी जिससे गणित का क्षेत्र आज भी कुछ न कुछ चीज़ों में अग्रणी स्थान पर है। इनके जो एक प्रोफेसर जो हार्डी थे, उन्होंने एक रामानुजम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि रामानुजम ने बहुत अल्प काल में गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी, और अगर यह बालक कुछ समय और इस धरा पर रह जाता तो निश्चित रूप में गणित को क्षेत्र में वह क्रांति आती जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो कालों का विभाजन था, इन कालों के विभाजन के संबंध में आदिकाल को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल हैं, उसके बाद वर्तमान काल। तो ये पांचों जो काल हैं, इन कालों को आप ठीक से रट लेंगे, इनका टाइम ड्यूरेशन को आप ठीक से रट लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक 1 बाय 1 काल को आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।